Welcome back to our channel. This time we come up with new act of our syllabus which called Trade Union Act 1923. हमने बहुत सारे वीडियोस ट्रेड यूनियन पे बनाए हुए हैं। टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन क्या होता है, ट्रेड यूनियन क्या होता है, ट्रेड यूनियन के राइट्स क्या होते हैं, कौन कौन सी पार्टीज़ उसमें इन्वॉल्व होती हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लिए। बट हमारे इंडिया में ट्रेड यूनियन के रिगार्डिंग कौन से लेजिस्लेशन हैं जो उसको गवर्न करते हैं, जो उसकी फॉर्मेशन के, उसके वर्किंग को, उसमें कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, गवर्न करते हैं। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कौन गवर्न करता है ट्रेड यूनियन हमारे इंडिया में? ट्रेड यूनियन एक्ट 1923। आज हम बेसिकली इस एक्ट का जो एप्लीकेबिलिटी है वो देखेंगे, प्लस रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, और रजिस्ट्रेशन के कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं, ये सारी चीज़ें रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग हम सारी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन। This act deal with the registration of a trade union, their right, their liabilities and responsibilities, as well as ensure their fund are utilized properly। तो ये एक्ट क्यों फॉर्म हुआ है और क्या क्या चीज़ें ये कवर करता है? तो रजिस्ट्रेशन, मैंने बताया कि रजिस्ट्रेशन वो कवर करता है। उनके राइट्स क्या क्या होंगे, उनकी लाइबिलिटीज़ क्या होंगी, किस किस पॉइंट पे, किस किस सिचुएशन में आपका ट्रेड यूनियन लाइबल होगा, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, उसके मेंबर्स को लेके, उसके सब्सक्राइबर्स को लेके उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो, और इवन जो फंड कलेक्ट हो रहा है ट्रेड यूनियन के अंदर उसका यूटिलाइजेशन कैसे होना है। क्योंकि देखिए ट्रेड यूनियन में क्या होता है, कुछ लोग होते हैं, कुछ लेबर्स होते हैं, कुछ वर्किंग क्लास के लोग होते हैं जो मिलके एक एसोसिएशन क्रिएट करते हैं, जो एसोसिएशन उनके वेलफेयर के लिए काम करता है। वो एसोसिएशन क्यों क्रिएट कर रहे हैं कि अगर कभी मैनेजमेंट में कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना हो तो यूनिटी से वो जाकर पॉइंट ऑफ व्यू रखें। तो वो अपने वेलबींग के लिए, अपने जितने वर्किंग क्लास हैं उनके वेलबींग के लिए एक एसोसिएशन क्रिएट किए हैं। तो अब कुछ ना कुछ फंड भी कलेक्ट होगा। जब फंड कलेक्ट होता है, जब पैसे आते हैं ना, तो क्या होता है कि थोड़ी सी डिसलॉयल्टी आ जाती है लोगों के अंदर। तो ये वाला जो नेचर है वो ना आए, उसके लिए ये एक्ट बनाया गया है कि जो पैसे कलेक्ट हो रहे हैं वो पैसे इफ़ेक्टिवली उनके ही वेलफेयर के लिए यूज़ हो जाए। तो फर्स्ट ये हो गया। इट गिव्स लीगल एंड कॉर्पोरेट स्टेटस। तो ये ट्रेड यूनियन को एक लीगल स्टेटस प्रोवाइड करता है। बस ऐसा नहीं है कि आपने ट्रेड यूनियन बना लिया, आपने उसको, आपका जो एम्प्लॉयर है वो भाव ही नहीं दे रहा है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, आपने बस एम्प्लॉयर को मतलब इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है, अगर उसको लीगल स्टेटस नहीं मिलता तो एम्प्लॉयर थोड़ी ना सुनता उसकी बात। क्यों सुनता है एम्प्लॉयर उसकी बात? तो इसलिए उसको, वर्कर को एक इम्पॉर्टेंट और एक लीगल स्टेटस प्रोवाइड करने के लिए, उनको एक पावर देने के लिए हम लोग उस ट्रेड यूनियन को, वो गवर्नमेंट जो है उसे लीगल स्टेटस और कॉर्पोरेट स्टेटस प्रोवाइड कर रही है कि उसका एक अस्तित्व हो जाए। इट ऑल्सो सीक टू प्रोटेक्ट them from a civil criminal prosecution so that they could carry on their legitimate activity for benefit of labor। तो ये कह रहे हैं कि वो उसे प्रोटेक्ट करते भी हैं। जितने लेबर्स यूनियंस होते हैं वो, जितने भी लेबर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। किससे करता है? सिविल या फिर जो भी आपके प्रोसिक्यूशंस होते हैं उससे वो प्रोटेक्ट करता है और उनके वेलफेयर के लिए वो काम करता है। तो आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो कि एक्ट क्यों बना है, एक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, और एक्ट आने से ट्रेड यूनियन को क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। अप्लीकेबिलिटी कब एप्लीकेबल हुआ था, इनफोर्स डेट क्या थी? 25 मार्च 1923 में हुआ था। और ये जो ट्रेड यूनियन एक्ट है ये सिर्फ ट्रेड यूनियन पे नहीं होता, ये एक्ट आपका एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर पे भी एप्लीकेबल होता है। तो आपका जो एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर है वो रजिस्ट्रेशन आपका ट्रेड यूनियन के अंदर ले सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर ट्रेड यूनियन नहीं, एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर भी रजिस्टर्ड होते हैं और उसकी भी वर्किंग इसके अंदर देखी जाती है। ये एक्सटेंड होता है होल ऑफ इंडिया में। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट हो गया। अब देख लेते हैं डेफिनेशन। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। एग्जीक्यूटिव्स, एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? मीन द बॉडी बाय वट एवर नेम कॉल टू विच मैनेजमेंट ऑफ अफेयर ऑफ अ ट्रेड यूनियन इंटरेस्टेड। तो वो एक ऐसा बॉडी या फिर ऐसा पर्सन जो आपका अफेयर, जितने भी मैनेजमेंट के वर्किंग और अफेयर्स होते हैं वो जो संभालता है,
उसे हम कहेंगे एग्जीक्यूटिव। और वो किसके फंक्शन संभाल रहा है? वो मैनेजमेंट ऑफ ट्रेड यूनियन के। यहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप ट्रेड यूनियन के ऑर्गेनाइजेशन और ट्रेड यूनियन के मैनेजमेंट की बात कर रहे हो। तो जो आपका मैनेजमेंट ऑफ अफेयर आपके ट्रेड यूनियन का है, वो जो संभालेगा वो एग्जीक्यूटिव होगा। ऑफिस बियरर कौन होता है? इन द केस ऑफ ट्रेड यूनियन इंक्लूडिंग एनी मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव देयर ऑफ बट डू नॉट इंक्लूड एन ऑडिटर। तो जो ऑफिस बियरर कोई भी हो सकता है, जितने भी एग्जीक्यूटिव हैं कोई भी ऑफिस बियरर हो सकता है, बट कौन नहीं होगा? ऑडिटर नहीं होगा। इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो ऑफिस बियरर में आपका ऑडिटर इंक्लूड नहीं होता है इन द केस ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट। रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होती है? जो ऑफिस आपने रजिस्टर्ड करवाई है, जब अपना ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड करवा रहे थे, वही आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। देख लेते हैं। मीनिंग दैट ऑफिस ऑफ अ ट्रेड यूनियन विच इज रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट एज द हेड ऑफिस। ठीक है, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन क्या होती है? जो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होंगी। ट्रेड डिस्प्यूट क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन देख लेते हैं। Mean any dispute between employer and workman, or between workman or workman, or between employer and employee which is connected with the employment or non-employment। तो कौन कौन की पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट इस एक्ट के अंदर कवर होंगे? एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में हो, या वर्कमैन या वर्कमैन के बीच में हो, या फिर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में हो। तो ये सारे टाइप ऑफ डिस्प्यूट्स आपके कवर होंगे। अब डिस्प्यूट्स किस किस रिगार्डिंग होंगे? तो वो एम्प्लॉयमेंट के भी हो सकते हैं, नॉन एम्प्लॉयमेंट के भी हो सकते हैं। और द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट और द कंडीशन ऑफ लेबर ऑफ एनी पर्सन। तो यहाँ कह रहे हैं कि आपके जो एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन है उसके ऊपर भी अगर डिस्प्यूट होगा तो इस एक्ट के अंदर उसको कवर किया जाएगा। अब वर्कमैन देख लेते हैं। वर्कमैन कौन कौन होगा? Workmen mean all person employed in trade or industry whether or not in the employment of employer with whom trade union dispute arises। तो इसमें आपका जो वर्कमैन होगा वो हर एक ऐसा पर्सन होगा जो एम्प्लॉयड है आपकी इंडस्ट्री में या फिर ट्रेड में। ज़रूरी नहीं है कि उसका एम्प्लॉयमेंट उस एम्प्लॉयमेंट के अंदर हो, उस एम्प्लॉयर के अंदर हो जिसके अंदर डिस्प्यूट अराइज है, बट तब भी वो वर्कमैन में आ सकता है। एग्जाम्पल, आप एक अपनी कंपनी में वर्क कर रहे हो और ये आपका एक ट्रेड यूनियन है जो जनरल ट्रेड यूनियन है। ठीक है, जनरल में क्या होता है? हर एक काइंड के एम्प्लॉयज़ होते हैं, अलग अलग इंडस्ट्री के भी होते हैं। तो आपकी कंपनी के भी हैं, पड़ोस वाले कंपनी के भी हैं। तो वर्कमैन कौन होगा? आप वर्कमैन भी होगे, पड़ोस वाली कंपनी का जो एम्प्लॉयर है और जो वर्कर है वो भी आपका वर्कमैन में आएगा। तो यही कह रहे हैं कि एम्प्लॉय सब लोग होंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं ट्रेड यूनियन क्या होता है। ये एक कम्बिनेशन होता है, वेदर टेम्परेरी हो परमानेंट हो, फॉर्म primarily for the purpose of regulating relation between workman employer or between workman or workman or between employer and employer for imposing restrictive condition on the conduct of trade or business or include any federation or two or more trade union। तो ये कह रहे ट्रेड यूनियन क्या होता है? ये कम्बिनेशन होता है, वो परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है। और ये जो फॉर्म होता है उसका बेसिक पर्पस क्या होता है कि वो रेगुलेट करेगा सबके बीच में रिलेशनशिप और उनके वेलफेयर के लिए काम करेगा। रिलेशनशिप वही तीन पार्टीज के बीच में होगा, वर्कमैन वर्कमैन, एम्प्लॉयर वर्कमैन और एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के बीच में। और वो लोग एक कंडीशंस बता दें किस कंडीशन में वो काम करेंगे। डेफिनेशन आई होप आपको क्लियर होगी। अब देखते हैं मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब हम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे अपने ट्रेड यूनियन का। इट प्रोवाइडेड दैट any 7 or more member of a trade union may be subscribing their name to the rule of trade union and by otherwise complying the provision of the act with the respect of registration। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए किसी भी 7 मेंबर को, कोई भी 7 मेंबर जाए और वो अपना नाम दे एज अ सब्सक्रिप्शन में और वो ट्रेड यूनियन को वहाँ रजिस्टर कर सकता है। और क्या चीज़ें होती हैं? प्रोवाइडेड दैट, ये एडिशनल है,
The no trade union of workmen shall be registered unless 10% or 100% of workmen, whichever is less, engage in employed establishment or industry which is connected with the member of a trade union on the date of making an application for such registration. तो ये 7 मेंबर तो हैं, बट अब क्या है, एक चीज़ और आई है, वो जो आपका 7% है वो तो होने चाहिए। दो चीज़ और है कि आपका जो लोग हैं वो ट्रेड यूनियन के पास जो आपका वॉल्यूम होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ पीपल होना चाहिए, वो एटलीस्ट 10% हो। ठीक है, 10% जिस इंडस्ट्री में बनवा रहे हो, जैसे आपके पास 1000 लोग उस इंडस्ट्री में हैं तो उसका 10% होना ही चाहिए, 100 लोग आपके पास होने ही चाहिए। अब उस ट्रेड यूनियन में जब आप फॉर्म करने जा रहे हो, या फिर 100 लोग हों, विच एवर इज लेस, इन दोनों कंडीशन में विच एवर इज लेस होंगे तभी वो ट्रेड यूनियन आपकी वैलिड होगी, तभी वो ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड होगी। तो आप, आई होप आपको ये कंडीशन समझ आई गई हो कि 7 लोग जाएंगे रजिस्ट्रेशन करवाने। ठीक है, बट अब यहाँ पे एक और कंडीशन डाल दी गई है कि उस ट्रेड यूनियन में जो मेंबरशिप होनी चाहिए, उस ट्रेड यूनियन में जो लोग होने चाहिए वो आपके 10% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द इंडस्ट्री हों या फिर 100 हों, विच एवर इज लेस। तो अब फिर प्रोवाइड क्या किया गया है, एक और इसमें कंडीशन गई है, प्रोवाइडेड दैट नो ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन हैज़ ऑन डेट मेकिंग नॉट लेस देन 7%। तो जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हो तो एटलीस्ट 7 लोग तो होने ही चाहिए। अगर 7 लोग से कम है, ठीक है, इफ़ लेस देन 7, if less than half or half shall be valid. I don't get that. If more than half member cease to be member. अच्छा, अगर आपके more than half member, मतलब 7 लोग तो होने चाहिए, पर आप जब रजिस्ट्रेशन करवाने गए और वहाँ पे आपके 4-5 मेंबर कह दिए हम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे, तो वो जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा वो इनवैलिड हो जाएगा। आपका अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा भी लिया तो वो इनवैलिड हो जाएगा। बट अगर आपका मोर देन हाफ है, आपके पास अभी भी मोर देन हाफ लोग हैं, तो आपका क्या होगा, या फिर मोर देन हाफ हो या फिर हाफ लोग हैं तो वो आपका वैलिड होगा। एटलीस्ट हाफ तो आपके पास होनी चाहिए, यही वो सीधा सीधा कह रहे हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये सेक्शन 5 में होता है, देख लेते हैं। Every application for the registration of trade union shall be made to the registrar and shall be accompanied by the copy of a rule of a trade union and a statement of the following। तो आप कह रहे हैं कि आप रजिस्ट्रार को जब रजिस्ट्रेशन करवाना होता है तो रजिस्ट्रार के पास जाना ही पड़ेगा, तो आप उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए जो फॉर्म फिलअप होता है वो, और कॉपी ऑफ रूल ऑफ योर ट्रेड यूनियन उनको देना होगा। तो अब देख लेते क्या क्या चीज़ें देनी होंगी। द नेम, ऑक्यूपेशन एंड एड्रेस ऑफ अ मेंबर मेकिंग एप्लीकेशन, पहली चीज़, जो आपके मेंबर्स हैं उनका नेम, ऑक्यूपेशन और एड्रेस। सेकेंड है, इन द केस ऑफ ट्रेड यूनियन ऑफ वर्कमैन, the name of the occupation and address of the place of the work of the member of the trade union making the application। तो आप अगर किसी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ का दे रहे हो तो उनका अपना नेम दे दो, ऑक्यूपेशन दे दो, एड्रेस दे दो, ये भी आपको देना होगा। द नेम ऑफ द ट्रेड यूनियन, आपने जो भी नेम सोचा अपने ट्रेड यूनियन का वो, उसका एड्रेस, जो भी उसका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा उसका एड्रेस भी आपको प्रोवाइड करना होगा। और लास्ट है टाइटल, नेम, एज, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ ऑफिस बियरर। ऑफिस बियरर जिसको भी आप इलेक्ट कर रहे हो उनका भी टाइटल, नेम, एज, एड्रेस, ये सारी बेसिक चीज़ें प्रोवाइड करनी होगी आपको। Where a trade union has been in existence for more than 1 year before making an application of a registration, there shall be delivered to the registrar together with the application in the general statement of asset and liability of a trade union prepared by the containing such particular as prescribed। तो ये कह रहे हैं अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, 1 साल 2 साल से आपका वो चल रहा है, ट्रेड यूनियन पहले ही चल रहा है विदाउट रजिस्ट्रेशन, तो जब आप रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हो, मान लीजिए 1-2 साल बाद आपको लगता है रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, तो आप रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हो, तो आपको अपनी जो ट्रेड यूनियन की एसेट्स और लाइबिलिटी के स्टेटमेंट होते हैं उसको लेके जाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो आप भरोगे ही भरोगे, बट उसके साथ आप अटैच करोगे अपने एसेट और लाइबिलिटी के स्टेटमेंट को भी।
प्रोविजन कंटेनिंग द रूल ऑफ द ट्रेड यूनियन। अब कौन कौन से प्रोविजन, क्या क्या ऐसे फैक्ट होते हैं जब आप रूल्स आप अपने बना रहे हो ट्रेड यूनियन के, तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। The trade union shall not be entitled to be registered under the Act unless the executive thereof constituted in according with the provision of Act. The rule there provide the following matters. तो किस किस matters पे आपके rules होते हैं। The name of the trade union must है, आपको एक name चाहिए ही। The whole of the objective for which trade union has been established. आपको पहले नाम रखना होगा अपने ट्रेड यूनियन का, और ऑब्जेक्टिव क्या है उस ट्रेड यूनियन को फॉर्म करने का, वो भी आपको मेंशन और क्लियर रखना पड़ेगा। The whole purpose for which a general fund of a trade union shall be applicable, all the purpose shall be purpose to which fund are lawfully applicable under the act. तो आपका जनरल फंड का एप्लीकेशन कैसे होने वाला है, जनरल फंड आप कैसे मेंटेन करने वाले हो, वो भी आपको करना होगा। मेंटेनेंस ऑफ द लिस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ अ ट्रेड यूनियन एंड द एडुकेट फैसिलिटी फॉर द इंस्पेक्शन देयर ऑफ द ऑफिस बियरर मेंबर ऑफ अ ट्रेड यूनियन। तो आपको ये मेंबरशिप ऑफ की जो लिस्ट होती है वो भी आपको रेडी रखनी है, उसका भी आपका प्रोविजन है कि आपको वो रेडी रखनी चाहिए। द एडमिशन ऑफ ऑर्डिनरी मेंबर हु शैल पर्सन एक्चुअली engaged or employed in industry with which the trade union is connected, and also the admission of new member of honorary or temporary member as office bearer। तो अगर जो भी मेंबर आपके इन एंड आउट हो रहे हैं उसका भी आपको रखना है रिकॉर्ड, यही वो कह रहे हैं। द पेमेंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, आपको एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन का भी जो आप रिसीव करोगे, जो पेमेंट का अमाउंट है वो भी आपको डिसाइड करना है। द कंडीशन अंडर विच मेंबर शैल बी इंटाइटल टू एनी बेनिफिट, कौन कौन से कंडीशन में आप अपने जितने भी मेंबर्स हैं उनको बेनिफिट प्रोवाइड करोगे, वो भी उसके भी रूल्स, अगर कुछ गलत कोई करता है तो उसके कितने फाइन होंगे, ये सारी चीज़ें आप पहले ही प्रिस्क्राइब करके पहले ही चीज़ें आप फ्रेम करोगे। द मेंबर इन विच रूल शैल बी अमेंड, कौन कौन सी चीज़ों में अमेंड होगा। द मैनर इन विच मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड अदर ऑफिस बेयर ऑफ ट्रेड यूनियन शैल बी इलेक्टेड और रिमूव्ड, ये भी आपको देखना है। द ड्यूरेशन ऑफ पीरियड नॉट मोर देन 3 years फॉर विच अ मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड अदर ऑफिस बेयर ऑफ द ट्रेड यूनियन शैल बी इलेक्टेड। तो ये कहते हैं जो आपके इलेक्ट होंगे, जो आपके ऑफिस बेयर है, वो एटलीस्ट नॉट मोर देन 3 years, आप 3 साल के लिए भी एक पर्सन को रखोगे, उसके बाद आपको इलेक्ट करवाना पड़ेगा दूसरे पर्सन को एज अ ऑफिस बेयरर। The safe custody of the fund of a trade union, an annual audit in which a member of the prescribed the account thereof, an adequate facility for the inspection of the trade amount by the office bearer and the member of the trade union। तो ये कह रहे हैं कि आप जो भी फंड रखे हो उसकी सेफ कस्टडी होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है ना कोई लेके भाग गया, तो आप उसका ऑडिट करवाओगे कि कहाँ पैसे खर्च हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। द मैनर इन विच ट्रेड यूनियन में भी डिसॉल्व, और किस मैनर में ट्रेड यूनियन डिसॉल्व होगा, तो ये आपके पूरे प्रोविजन होंगे कंटेन इन द रूल ऑफ द ट्रेड यूनियन। कौन कौन से रूल्स आपको बनाने हैं, कौन किस किस चीज़ों पे आपके रूल्स होने ही चाहिए, वो इसकी आपकी लिस्ट थी। अब आता है सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब अगर आपका रजिस्ट्रार जो था, जिसने आपने एप्लीकेशन दिया, आपने सारी इन्फॉर्मेशन अपनी प्रोवाइड की उसे, अब अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है तो वो अब लाइबल हो जाता है कि उसे एक रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है उसे इशू करना होगा उस ट्रेड यूनियन को जिसके लिए वो सेटिस्फाई है, जिसके लिए वो मानता है कि उसके साथ जितनी भी वर्किंग है और या फिर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो फेयर हैं। देख लेते हैं। द रजिस्ट्रार ऑन द रजिस्ट्रेटिंग अ ट्रेड यूनियन अंडर सेक्शन 8 shall issue a certificate of registration and prescribed from and shall be conclusive evidence that a trade union has been duly registered under the act. इनकॉर्पोरेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन, तो मैंने आपको पहले ही बताया था जो ट्रेड यूनियन होता है उसको लीगल और हम कॉर्पोरेट स्टेटस प्रोवाइड करते हैं। तो लीगल और कॉर्पोरेट स्टेटस कैसे मिलेगा, कॉर्पोरेट कैसे मिलेगा, वो एक परपेचुअल सक्सेशन मिलेगी उसे, उसका एक कॉमन सील होगा और वो एज अ जैसे आपकी कंपनीज होती हैं वैसे उसका एक स्टेटस होगा। और लीगल कैसे होगा कि उसके पास पावर होगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी और बॉडी को शू करने की, और वो भी शूड हो सकता है। तो यही चीज़ें होती हैं, इसको देख लेते हैं। एवरी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेटेड बाय द नेम अंडर विच रजिस्टर्ड शैल हैव बीन परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील विद द पावर टू एक्वायर एंड होल्ड बोथ मूवेबल एंड अनमूवेबल प्रॉपर्टीज
and to contract and shall be set name should and to be should। तो ये एक और चीज़ उन्होंने बोली कि इनके पास पावर है कि वो मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ का पोजीशन रख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको देख लीजिएगा। अब आता है कैंसलेशन। आपने रजिस्ट्रेशन मिल गया, पर कुछ चांसेस हो सकते हैं ना कि कैंसिल भी हो सकता है रजिस्ट्रेशन। अब किस किस बेसिस पे कैंसिल कर सकता है रजिस्ट्रार आपके रजिस्ट्रेशन को, ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन को? तो पहला आप कॉमन सेंस लगा के समझ सकते हो कि अगर आपने जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए बाद में पता चलता है कि वो डॉक्यूमेंट गलत थे, वो फॉल्स डॉक्यूमेंट थे, आपने फैब्रिकेट किया उस डॉक्यूमेंट को, तो वो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। देख लेते हैं। A registration certificate of registration of trade union may be withdrawn or cancelled by the registrar for following grounds. On application of trade union to be verified in such manner as may be prescribed, if a registrar is satisfied that certificate has been obtained by fraud or mistake, or trade union has ceased to exist, or have willful and after notice from the registrar any provision of the act allowed any rule continue in the force of the inconsistent with any such provision, or rescinded any rule providing for matter provision of the required under section 6। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि अगर रजिस्ट्रार मान लेता है, उसको समझ आ जाता है, उसको पता चल जाता है कि जो उसने ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड की है वो फ्रॉड हुई है, या फिर फ्रॉड के तरीके से रजिस्टर्ड करवाई गई है, या फिर वो कोई भी जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए इस एक्ट के अंदर वो फॉलो नहीं हो रहा है, या फिर उसने कुछ गलत डॉक्यूमेंट्स दे के रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कर ली थी, या फिर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, या फिर XYZ कोई भी ऐसा गलत रीज़न की वजह से उसने रजिस्ट्रेशन लिया, तो उसके पास पावर है कि वो उस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल या विड्रॉ कर सकता है। If a registrar is satisfied that registered trade union of a workman cease to have a requisite number of member, तब भी आपका जो ट्रेड यूनियन है वो आपका हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। जैसे आपको पता चल गया, आप यहाँ पे जितने रूल्स थे कि आपके 7 मेंबर्स होने चाहिए या फिर 10% होने चाहिए, 100 होने चाहिए, पर आपने झूठ मूठ बोल के वहाँ पे रजिस्ट्रेशन ले लिया, बाद में पता चलता है कि उतने मेंबर तो थे ही नहीं, तो वहाँ पे इस केस में भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। दैट्स ऑल। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके सिलेबस का, और मैंने रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग जितने भी पॉइंट्स थे वो इस वीडियो में कवर कर लिया है। इसके आप नोट्स के लिए टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे डेली क्विज भी होते हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपके लिए। और सेकंड, हमें फेसबुक पे लाइक कर सकते हो। दैट्स ऑल, थैंक यू।